स्टूडेंट्स, ये पहला वीडियो है। चैप्टर नंबर 1 से ही मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ आपका। सो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड और पहला बेसिक पॉइंट से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड वट एवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी देयर, सो दैट विल बी कवर्ड अप इन द अपकमिंग वीडियोज़। सो जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं सभी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है स्मॉल वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको भी एट अ टाइम जो है वो बल्कि मटेरियल जो है सारा एक साथ नहीं पढ़ना पड़े, और छोटे छोटे पार्ट्स में आप पढ़ेंगे तो आप याद भी कर पाएंगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और फिज़िक्स आपके लिए बिल्कुल इजी लग जाएगा सब्जेक्ट आपको, कि ऐसे लगेगा कि बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सबसे पहले आप देखेंगे बेटे फिज़िक्स क्या है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि फ़िज़िक्स क्या है, तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर with the help of the laws which governs the natural phenomena। That means कुछ basic laws हैं जिनके बेसिस पे हम फिज़िक्स को नेचुरल स्टडी करते हैं। नेचर में जो भी कुछ फिनोमिनन्स हो रहे हैं, हमको लगता है कि भाई प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो किस बेसिस पे आता है, तो न्यूटन ने फाइंड किया ग्रेविटी काम करती है। सो दैट मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ें लॉ नेचर में होती हैं और उनका फिर रीज़न देखना होता है ये क्यों हो रही है। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स बेसिकली नेचर में जो भी फिनोमिनन्स हो रहे हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसकी स्टडी को हम फिज़िक्स बोलते हैं। तो फिज़िक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर and basically laws which are governing the different phenomena in the nature which are taking place in nature। So मैंने लिखा है, ये कुछ थ्योरी है जो आपको बेटे नोट करनी होगी, तो वीडियो को पॉज करके आप ये लिखेंगे। मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है फिज़िक्स क्या है, तो मैंने उसको समराइज़ किया है सारे मेन पॉइंट्स को, और तब आपके लिए मैंने निकाला है यहाँ पर कि फ़िज़िक्स क्या है। तो आप चेक कर सकते हैं, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द लॉज एंड द फिनोमिनन्स ऑफ नेचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। सो नंबर 1 पॉइंट में तो मैंने कहा है यहाँ पे कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द लॉज एंड द फिनोमिनन्स ऑफ नेचर। नेचर के जो लॉज हैं, नेचर में जो फिनोमिनन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो लॉज हमने बनाए हैं, जिनके बेसिस पे हम फिनोमिनन्स को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी को हम फिज़िक्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 देखिए बेटे, इट एक्सप्लेन्स द फिजिकल वर्ल्ड। जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है वो सारा फिजिक्स ही तो एक्सप्लेन करता है बेटे। और फिज़िक्स के लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि फ़िज़िक्स को हम कह सकते हैं बेटे कि ये एक ऐसी साइंस है जो सारी साइंस को इंटर रिलेट करता है। ठीक है, जितनी भी अदर साइंसेज हैं उनको इंटर रिलेट करता है, और हम कह सकते हैं फिज़िक्स इज़ द किंग ऑफ साइंसेज। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ बेटे, फिज़िक्स को हम किंग बोलते हैं साइंसेज का। जितनी भी साइंसेज हैं फिज़िक्स उनका किंग है, एंड मैथमेटिक्स उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है बेटे। ठीक है, फिज़िक्स को बोलते हैं किंग ऑफ द साइंसेज, एंड मैथमेटिक्स को बोल सकते हैं हम कि वो क्वीन है। तो एक पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर फिजिस्ट ने ये दिया था कि फिज़िक्स जो है बेसिकली किंग है सारी साइंसेस का। सो फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस वहीं से समझ में आ जाती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटे, इन दिस वी स्टडी द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स द नेचर और द यूनिवर्स। सिर्फ नेचर, हमारा अर्थ ही हमारा नेचर नहीं है बेटे, पूरा यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो फिज़िक्स है सिर्फ हमारे अर्थ से रिलेटेड नहीं है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, अदर स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सबको गवर्न करता है, सबको बेसिस पे देखता है कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, कैसे मोशन कर रहा है। इसको हम फिज़िक्स बोलते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटे, पहले तो फिज़िक्स क्या है वो कॉपी कर लेना आप नोट्स को, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफिकेशन। और ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है क्या चीज़ है यूनिफिकेशन। नाम ही सजेस्ट करता है बेटे, यूनिफाई कर रहे हैं। यूनिफाई कर रहे हैं मतलब यूनाइट कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप कहोगे किस चीज़ का यूनिफिकेशन कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज़ द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिनन्स। फिनोमिनन्स अलग अलग हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दें एक ही लॉ से। दैट मीन्स 7-8 हमारे पास टॉपिक्स हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन 7-8 टॉपिक्स को या 7-8 फिनोमिनन्स को हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें। सो दैट इज़ व्हाट यूनिफाई कर रहे हैं हम, अलग अलग टॉपिक्स को एक ही टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं होते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ही जगह 9th में है। अभी आप जब 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे लेंस लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो उसका मतलब देखो लेंस लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट हो गया। फिर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम, वो भी 12th में आएगा बेटे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वहाँ भी हम ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। वहाँ ब्राइट बैंड बनता है, एक जगह पे जितनी एनर्जी इंक्रीज होती है ब्राइट बैंड, डार्क बैंड में उतनी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो हो रहा है। तो देखो अलग अलग टॉपिक्स एक ही लॉ से जुड़ रहे हैं।
यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सो दैट इज व्हाट यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन देखें बेटे क्या लिखा है, इट इज़ द अटेम्प्ट, हमारी कोशिश है, किस चीज़ की कोशिश है, टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिनन्स, अलग अलग फिनोमिनन्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं उनको एक्सप्लेन कर पाएँ हम विद द हेल्प ऑफ फ्यू लॉज। कुछ लॉज की हेल्प से हम अलग अलग फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो हमने सारे टॉपिक्स को जो है यूनिफिकेशन कर दिया है। टॉपिक्स हमारे पास अलग अलग हैं, फिनोमिनन्स अलग अलग हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ही लॉ यूज़ कर रहे हैं या दो लॉ यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं और उन 10 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया है। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे दो एग्जाम्पल्स लेकर। तो यूनिफिकेशन वीडियो पॉज करके बेटे नोट्स कॉपी कर लेना, मैं आगे समझा रही हूँ तो मैं रब कर रही हूँ इसको। सो फिजिक्स क्या है ये हमने देखा, यूनिफिकेशन को बेटे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन। ठीक है, तो यूनिफिकेशन की बात करते हैं बेटे। अब मैंने कहा बेटे डिफरेंट फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करना है फ्यू लॉज से। तो पहले देख लेते हैं बेटे हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटे, 9th में पढ़ा भी आपने, फोर्स इक्वल्स टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी बेटे कैपिटल जी इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन r²। ये आपके पास में होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे इसके बेसिस पर, ठीक है, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है, नेक्स्ट मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, तो अब आप चेक कर सकते हैं बेटे कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, उन सब का मोशन जो है हम बेसिकली इसी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स, जितने भी चाहे हमारे मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उसको भी हम इसी लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देन बेटे मून का रेवोल्यूशन, कि मून किस तरह से रिवॉल्व करता है, मून रेवोल्यूशन, ठीक है, बेसिकली वो भी इसमें आ जाएगा, सैटेलाइट का ही पार्ट हो गया। मैंने अलग से एग्जांपल दे दिया है कि मून का रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, उसको भी इसी के बेसिस पर। स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, ठीक है, वहाँ भी ग्रेविटी का रोल आता है बेटे, तो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, वहाँ भी ग्रेविटेशन आ गया, एक तरह से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की भी बात करेंगे बेटे, सिंपल पेंडुलम, एंड इसको हम बोल सकते हैं स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। तो आप चेक कर सकते हैं बेटे बहुत सारे टॉपिक्स हो गए लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए एक ही लॉ यूज़ कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, इन सब को हमने यूनिफाई कर दिया एक लॉ के थ्रू। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस को हम एक ही कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर पाएँ, इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। इससे बेटे फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलती है। अगर एक ही लॉ है, लॉज हमारे पास कम है, उन्हीं लॉज से हम सारी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उस चीज़ को समझना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटे, इसका एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे आप। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ इसको। अब यहाँ देखेंगे बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है बेटे, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे तो नंबर 1 पॉइंट, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास में काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ करते हैं। इट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये पढ़ चुके हैं बेटे। सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन, इसको बोलते हैं बेटे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो जितना हीट लॉस करता है, अमाउंट ऑफ हीट लॉस, किसी ऑब्जेक्ट ने जितना हीट लूज किया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बेटे जो इन कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं वो उतना ही गेन करेगा, तो एनर्जी कहीं जाएगी नहीं, इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन by the cold object. So amount of heat lost by the hot object is equals to amount of heat gained by the cold object. इसको पूरे को आप सम अप करके लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसको लिख सकते हैं सारी कहानी को कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
देन बेटे इसके बाद में आता है लेंज लॉ। सो लेंज लॉ ये आप 12th में पढ़ने वाले हैं बेटे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी इसकी, ठीक है, बिकॉज अभी आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। लेंज लॉ क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 में आता है बेटे। क्या है चैप्टर नंबर 6? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पे हम लेंज लॉ पढ़ते हैं। तो लेंज लॉ भी बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, फॉलो करता है। तो लेंज लॉ के अंदर भी एनर्जी क्या रहती है बेटे? कंजर्व रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये बेटे आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। और ये क्या आएगा आपके पास में? चैप्टर नंबर 10 में आएगा वेव ऑप्टिक्स। सो वेव ऑप्टिक्स वहाँ पढ़ेंगे दो अलग अलग फिनोमिनन्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका ओबे होता है, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। सो जितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर जगह पर इंक्रीज होती है उतनी एनर्जी दूसरी जगह डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल एनर्जी का कोई चेंज नहीं आता है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द सिस्टम। सो हम कह सकते हैं बेटे अलग अलग टॉपिक्स को हम एक ही लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, हाँ 11th के अंदर भी बेटे एक मेन इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज प्रिंसिपल, और ये मैं आपको 11th में ही पढ़ाने वाली हूँ। कौन सा चैप्टर आएगा बेटे? चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। कोई भी फ्लूइड जब एक ट्यूब में से मूव करता है तो उसके अंदर बेटे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट स्ट्रीमलाइन फ्लो में कांस्टेंट रहता है। तो उसका सारी एनर्जी का सम जो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है उसमें कांस्टेंट रहता है। तो इन शॉर्ट की एनर्जी क्या रहती है बेटे? कंजर्व रहती है। तो आप देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन एक्सप्लेन हो रहे हैं वो इसी से। तो अलग अलग फिनोमिनन्स को फ्यू लॉज के थ्रू एक्सप्लेन करना, इसको क्या बोलते हैं बेटे? हम यूनिफिकेशन। एंड होपफुली बेटे आपको यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल्स लिख लेना, और एक और एग्जाम्पल इसमें मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो भी ऐड कर लेंगे आप। सो वो भी 11th में पढ़ने वाले हैं। तो दो एग्जाम्पल मैंने दिए 12th से और दो एग्जाम्पल दिए 11th से। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये 11th में ही पढ़ेंगे बेटे, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। देन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वो भी 11th में ही पढ़ना है हमें, वहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें बेटे, और रिमेनिंग पोर्शन मैं आपको इसके फर्दर वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी।